वैसे ही काला ये ग्रे बोर्ड। हाँ भाई बढ़िया। एप्लीकेशन ऑफ PIR थे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली एप्लीकेशन थी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, दूसरी थी मिरेज, थर्ड एप्लीकेशन है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ PIR टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तीसरी एप्लीकेशन क्या कहती है कि हम एक प्रिज्म बनाएंगे जो कि टोटली रिफ्लेक्टिंग होगा। वैसे इससे पहले बताओ, तुमको पता होगा प्रिज्म क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करता है? रिफ्रैक्शन करता है प्रिज्म। तो प्रिज्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है लिखने में? अगर मैं प्रिज्म बनाऊं यहां पर, इसका फ्रंट फेस ट्रायंगुलर, दिस इज द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, दिस इज ABC। अरे तुम यहां देखो, छुट्टी है, बस कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, थोड़ा खुशी को अपनी। ये भी तो बोला ना, सबने बोला क्वेश्चन कर लेना, वो तुम बोलते नहीं। छुट्टी है, बस ये बोल दिया, क्वेश्चन तो आगे नहीं, कोई बात नहीं, छुट्टी मांगी ले। ABC, ये फ्रंट फेस ABC ट्रायंगुलर फेस है, इसके पीछे वाला बैक फेस है ट्रायंगुलर फेस DEF। ठीक है, ये प्रिज्म पड़ा है आपके सामने। अगर मैं इसको ना हल्का सा यूं करके दिखाऊं, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं आपको हल्का सा, तो ये दिखने में कैसा होगा? देख रहे हैं? दिस इज ABC, दिस इज DEF। ठीक है, ये प्रिज्म जो ये वाला फेस है इसका, और जो इसका ये वाला फेस है, कौन सा फेस? ABED एंड ACFD। ये दोनों कौन से फेस हैं? ये हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। मतलब इन्हीं दोनों फेसेस से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और जो ये नीचे है ना BCFE, इसको बोलते हैं बेस। और ये जो एंगल होता है, एंगल A, ये जनरली 60 डिग्री का एंगल होता है। जो लैब, स्कूल की लैब्स में जो प्रिज्म बड़े होते हैं ना, वहां पे जो ये एंगल होता है, जो स्कूल की लैब्स में एंगल होते हैं, सॉरी प्रिज्म होते हैं, उसमें जो एंगल ये A होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है,
अब इसमें प्रिज्म में क्या होता है? सर बीसीएफ की वेयर लिखा है। बेस बेस अच्छा, वेयर क्या होता है? sorry। बेस BER Base। होता है। रिफ्रैक्टिंग फेसेस ये वाले फेसेस कौन से हैं? रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। देखो अगर मैं अपना आपको सिर्फ इसका आगे वाला ABC फेस दिखाऊं, ABC, अगर मैं आपको सिर्फ इसका आगे वाला फेस दिखा दूं ना, ABC आगे वाला फेस दिखाया मैंने आपको, और इस पे मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर करवा दूं मैं, देखो ये रे ऑफ लाइट इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और ये इसका दिख रहा है आपको नॉर्मल, तो ये आई तो इस रास्ते पे है, लेकिन ये जाएगी नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो गई है। नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो ये है नॉर्मल, अब ये नॉर्मल से अब ये बेंड हो जाएगी। तो ध्यान से देखो इसमें रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हुआ, एक तो ये वाले फेस पे ये वाला कौन सा फेस है? ये है ABED, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ? ACFD, तो ये दोनों फेस कौन से फेस हैं? रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। ये तो नॉर्मल प्रिज्म की बात हो रही है। यहाँ जो प्रिज्म हमने पढ़ना है वो स्पेशली डिजाइन्ड प्रिज्म है। ये वाला प्रिज्म रिफ्रैक्शन की बजाय क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। बात समझ आ गई? ये वाला प्रिज्म क्या कर रहा है? ये तो रिफ्रैक्शन कर रहा है, लेकिन ये वाला प्रिज्म क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। तो ये कैसे करेगा? पहली बात तो इसमें जो ये वाला एंगल होगा ना वो 60 नहीं होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, इसमें जो AB और AC होंगे वो बराबर होंगे, मतलब इसका जो ABC सेक्शन होगा वो कैसा होगा? आप लिखो इट इज ए स्पेशली डिजाइन्ड प्रिज्म, बस ये थ्योरी प्रिज्म की साइड पे लिख लो, और अब इस टॉपिक में जो लिखना है वो यहाँ लिखो, इट इज ए स्पेशली डिजाइन्ड प्रिज्म with face ABC as isocell right angled triangle। मतलब ये जो प्रिज्म होगा, यानी कि इसमें एंगल A कितना बनेगा? 90, और AB और AC दोनों साइड आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसका मतलब एंगल B और एंगल C कितने हो जाएंगे? 45 के हो जाएंगे ऑब्वियसली। सही बात है क्या? तो ये एक स्पेशली डिजाइन्ड प्रिज्म होगा। अब ये प्रिज्म टोटली रिफ्लेक्टिंग कैसे होगा, हमें ये समझना है। मैं अगर ये वाला प्रिज्म का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो ये वाला प्रिज्म दिखने में कैसा होगा? देखो ऐसा होगा, इसमें ध्यान से देखो, ये बढ़ाना है, जो बढ़ाना है। हाँ, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 45। ये वाला एंगल कितना है? 45। ठीक है, ये मैंने इसका 2 डायमेंशनल व्यू बनाया है प्रिज्म का। इसका 3 डायमेंशनल व्यू एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, जैसे ये दिखाया ना, वैसे इसका बन सकता है 3 डायमेंशनल व्यू। जैसे इसमें ABC फेस, वैसे इसमें ABC फेस, और इसका जो ABC फेस है उसमें ये एंगल कितना? 90 डिग्री। और जो ये ABC ट्रायंगल है, ये कैसी ट्रायंगल है? ये आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल 45, ये एंगल 45। अब ये कैसे यूज होगा अपने को वो समझना है। इतना बनाओ पहले पूरा, ध्यान ले लो ये साफ कर दो भाई। अब देखो ये कैसे काम करेगा, ये मैं पूरा साफ कर देता हूँ। हाउ इट वर्क्स, 3 डायग्राम बनेंगे इसमें।
मान लो मैंने टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को ऐसे रखा, ठीक है। ये है प्रिज्म, नीचे में छोटा है। इसको इससे मिला दो आप। ये है ए बी सी। आपको पता है ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। और इसके सामने यहां आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया PQ। अब आपको ऐसे बोलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना PQ, इसका इमेज बना के दिखाओ इस प्रिज्म के अंदर से। तो हम यहां पर इमेज बनाएंगे, हम दो रे लेंगे, P से जाएगी रे और Q से जाएगी रे। पहले मैं P से लेके जा रहा हूं। आप मुझे बताओ जो P से रे गिरेगी, जो इसके नॉर्मल गिरेगी, और नॉर्मल बन जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट। अरे जब फेस के नॉर्मल जाती है ना तो उसका तो रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ होता ही नहीं। अब जो ये वाली सेकंड जो अंदर एंटर कर गई रे, अगर मैं इसकी बात करूं, नाउ दिस रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेफ्रिजरेटर, तो टीआर की पहली कंडीशन हो गई। फिर मैं आपको बता रहा हूं इसका जो नॉर्मल के हिसाब से जो ये वाला एंगल बनेगा, आपको पता है ये 45 एंगल है, ये 90 एंगल है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 45। और मैं आपको बता दूं जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म थे उनका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। मतलब जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बनाए गए हैं वो जिस ग्लास से बनाए गए हैं उस ग्लास के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी ना वो आएगी 42 डिग्री। और यहाँ ध्यान से देखो, आप यहाँ पर इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। ये जहां भी डेंसर से रह रही है, पहली कंडीशन टीआर की ओबे कर गई, सेकंड कंडीशन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो ये रिफ्रैक्ट करने की बजाय क्या करेगी, यहाँ पर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करके ऐसे नॉर्मल गिरेगी इस पे और सीधा से बाहर आ जाएगी। तो ये P पॉइंट का इमेज बन जाएगा P डैश। अब सेम ऐसे Q पॉइंट का इमेज बना के दिखाओ मुझे। ये लो बेटा, ये Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट से वेव ऐसे गई, सेम स्ट्रक्चर यहां बनेगा, सेम ऐसे ये आप बाहर आ जाएगी और यहां पर इसका इमेज बन जाएगा बेटा Q डैश। तो PQ जो है वो बन गया P डैश Q डैश। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है भाई। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इस प्रिज्म ने क्या किया है, इस प्रिज्म ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया, और वो भी कितने डिग्री एंगल पे रोटेट करके, 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करके, है ना। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखो, यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन कितना मिला, 90 डिग्री, बस ये लिखो। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इस प्रिज्म को ऐसे रखा होता, मान लो मैं आपको ये कहता ये
ये एंगल कितना है 90। तो ये प्रिज्म हो गया अपना एबीसी। ठीक है, ये एंगल कितना आएगा 45, ये भी कितना आएगा 45, और ये AB के सामने यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट PQ। मतलब ये AB की रेंज में होना चाहिए बेटा PQ। ठीक है, ये AB की रेंज में होना चाहिए PQ। अब बताओ इसमें रेज कैसे जाएंगी? जो रेज जाएगी नॉर्मल वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, दिख रही है? ये वाली रे तो नॉर्मल तो बिल्कुल एंटर कर गया से। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही 45 एंगल बन गया, तो इसका हो जाएगा TIR यहाँ पर ऐसे, फिर ये यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ पर इसका फिर से क्या हो जाएगा, ये भी एंगल 45 बन गया, फिर से ये हो जाएगी TIR और ऐसे हो जाएगी और ऐसे बाहर निकल आएगी। यानी कि ये कौन से पॉइंट का इमेज बन गया, Q का बन गया Q डैश। और सेम ऐसे P का बना दो, ये रे गई एंटर, यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पे हुआ TIR, ये नॉर्मल, यहाँ पर फिर से हुआ TIR। तो यहाँ जाएगा Q डैश, यहाँ जाएगा P डैश, तो PQ से उल्टा कर दो P डैश Q डैश, यानी कि यहाँ रोटेशन कितने एंगल पे हुआ 180 डिग्री एंगल रोटेशन हुआ। यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन कितना भाई 180 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है। बन गया डायग्राम, सही बात है क्या? अब इसका एक तीसरा डायग्राम है लास्ट, उसमें इस प्रिज्म को कैसे रखेंगे? उसमें प्रिज्म को रखेंगे ऐसे, ये है ABC और यहां रखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट, इट इज PQ। अब क्या होगा, अब ये थोड़ा समझ लो बेटा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो 3 मान लो रे गई यहां से ऐसे, अब ये जा रही है रेड से डेंसर, तो ये दिखाई देगा आपको नॉर्मल, तो इस नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, ये नॉर्मल के टूवर्ड्स ऐसे बेंड करेगी। सही बात है? अब यहां क्या होगा, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाएगा, यहां ये करेगी TIR, और उसके बाद यहां पर फिर ये कैसे बेंड होएगी, this is going like this, हेड निकल जाएगी ना तो यहां नॉर्मल ऐसे आएगा, तो ये आई ऐसे है, तो ये जाएगी नॉर्मल से आगे बेंड हो जाएगी ऐसे। सर पर अगर कोई सीधी आ रही हो कोई भी सीधी कौन सी आ रही है? P से, ये नॉर्मल थोड़ा आ रही है। अच्छा अरे ये तो नॉर्मल गई थी, फेस देखो ना नॉर्मल, इसको सीधा क्यों देखते हो तुम लोग?
यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा इसका, यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ टीआईआर होगा। अब ये थोड़ा टेढ़ा डायग्राम, अब ये अगली सेकंड रे समझ नहीं मैं कैसे ड्रॉ करूं। मैं फिर से नंबर बना रहा हूं। हमें भी बनाना है। और क्या करूं? बड़ी मुश्किल तो ये वाला ठीक गलत है या फिर ये तो right सही है? था वो, पर सेकंड रे की जगह इसी में बस ड्रॉ करने के लिए। एक मिनट दियो। जैसे ना तुम कॉपी में छीन रहे हो खाली बहुत अच्छा हो रहा है। ए बी सी, अब तो गया। ये है पी क्यू, मेरा ये नहीं ये रेंज गई ऐसे, यहाँ था नॉर्मल, ये नॉर्मल के टू वर्ड्स हो गई बैंड, यहाँ आ गया नॉर्मल, ये हो गई टी आई आर, और ये था नॉर्मल, ये आई ऐसे है बटी जाएगी नॉर्मल से अलग हो जाएगी ऐसे। P का तो हो गया ना फिर क्या? डायग्राम। हाँ पी का तो दोबारा से बनाना, अब क्यू का बनाऊंगा फिर से। चेंज क्या है? हम B और Q का अलग अगर अलग चेंज बना ये रहे है कि पहले ये पॉइंट यहाँ ले गया था मैं, तो क्यू से जो रे आएगी वो काम बताऊंगा मैं। हैं। अच्छा तो हम P और Q का अलग अलग बना के नहीं घुमाएंगे। एक ही बनाना चाहिए। तो हम अभी रुक जाओ। ये क्यू का बनेगा ऐसे, पहले आप पूरा बना दो फिर बनाएंगे। जैसे पी से रह गई वैसे क्यू से रह गई। अब यहाँ नॉर्मल है ये नॉर्मल के टू वर्ड्स बैंड होएगी और इसके पैरेलल लेके जाओ इसको बिल्कुल। अब यहाँ होगा इसका टी आई आर, और ये जैसे ये बाहर निकली है वैसे ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये P के हिसाब से ये P पॉइंट, ये P डैश, और ये Q के हिसाब से ये Q डैश। तो यहाँ V रोटेशन हो गया कितने एंगल पे, यहाँ V रोटेशन कितने एंगल पे हो गया, 180 डिग्री एंगल पे रोटेशन हो गया। आई बात समझ में क्या? ये लो, ये होगी थर्ड एप्लीकेशन। ये होगी थर्ड एप्लीकेशन। अब देखो फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर्स। आप पढ़ो, नहीं नहीं सर, ये सब दो सर पहले हाँ। फोर्थ एप्लीकेशन आ रही है ऑप्टिकल फाइबर। वीडियो खराब कर रहा है। दोबारा बनाएंगे। बना रही हो ऑप्टिकल फाइबर। चौथी एप्लीकेशन है किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ऑप्टिकल फाइबर तो सुना होगा आपने नाम, हमारे घर में वाईफाई की वायर आती है वो ऑप्टिकल फाइबर की बनी हुई है ना। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली दिखने में कैसा होता है आपको बताता हूं। ऑप्टिकल फाइबर हाईली फ्लेक्सिबल ग्लास या क्वार्ट्ज का बनता है। ये ऐसे मान लो एक फाइबर की वायर है, इसके ऊपर कोटिंग कर रखी है ऐसे, जो अंदर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कोर, बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं क्लैडिंग। जो अंदर वाला हिस्सा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.58, और जो बाहर वाला हिस्सा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.4
बेटा अंदर वाले का 1.52, बाहर वाले का 1.48, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो डेंसर है, जो बाहर वाला हिस्सा है वो रगर है ना। और ये बना किसका होता है भाई? मेड अप ऑफ हाईली फ्लेक्सिबल ग्लास और क्वार्ट्ज, और ये होता है इसका डायमीटर। ये कौन है? डायमीटर, डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन हेयर। हाँ जी, जो हमारा बाल होता है ना, हमारे बाल का जो डायमीटर होता है उतना डायमीटर होता है इसका। ये दिखा मैंने इतना ब्रॉड दिया आपको, दिखाने से क्या होता है, इसका जो डायमीटर है ये बहुत पतली तार होती है। ये बहुत पतली तार होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो ह्यूमन हेयर के डायमीटर के ऑर्डर का होता है, और 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर लाइक समथिंग ऐसे, बहुत पतली तार होती है। अब जैसे ये नॉर्मल वायर्स होती हैं, मान लो जैसे अब ये देखो ये वायर है ना, ये वायर है, ठीक है। मान लो ये वायर ऐसे कट गए तो इसको तो मिस्त्री आएगा बड़े आराम से जोड़ लेगा, इसके अंदर से कॉपर निकालेगा, इसके अंदर से कॉपर निकालेगा, दोनों को चला के टेप लगा देगा, जुड़ गई वायर। ये वाली वायर तो इतनी पतली है, ये कैसे जोड़ोगे आप? इसको जोड़ने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है, उस मशीन के अंदर एक एंड यहाँ से एंटर करते हैं और एक एंड यहाँ से एंटर करते हैं, और फिर वो मशीन दोनों एंड्स को आपस में मिलाती है, और फिर वो स्क्रीन देखती है कि यहाँ से जो सिग्नल आया था क्या वो दूसरे वाले वायर में सिग्नल पास हुआ कि नहीं हुआ। अगर सिग्नल पास नहीं हुआ मतलब ये प्रॉपर जुड़ी नहीं है, और जब तक सिग्नल ना आ जाए तब तक वो कोशिश करते रहते हैं, और जब वो सिग्नल आ जाए तो सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल ये एंड से एंड मिल गया, उसके बाद वो इसको टाका लगाते हैं। कहने का मतलब उसके बाद की वायरिंग करते हैं, मतलब इतनी पतली वायर होती है। हाँ, ग्लास और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज सब्सटेंस है, QUARTZ, ठीक है। कभी आप देखना, मान लो आपके घर का वाईफाई खराब हो जाए और वो बोले ना कि तार टूट गई, तो जब तार जोड़ने आएंगे ना उनके पास वो मशीन होगी, वो ऐसा नहीं कि सिंपल तार है जोड़ देंगे और टेप लगा देंगे। ये तो इतनी पतली तार होती है वो जोड़ नहीं सकते। और इस तार के अंदर से क्या चलता है यूज बताता हूँ क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना, जितने स्ट्रेंथ का सिग्नल एंटर करोगे उतने ही स्ट्रेंथ का सिग्नल बाहर निकल जाएगा, तो स्ट्रेंथ का लॉस नहीं होगा। अब मुझे मान लो बहुत लंबे डिस्टेंस तक मैसेज भेजना है या कम्युनिकेशन भेजनी है, तो अगर रास्ते में मैं तार ही ऐसी बिछा दूं जो जिसके अंदर सब्सटेंस ही ऐसा हो कि वो खुद ही एब्जॉर्ब कर ले, उसकी स्ट्रेंथ को डाउन कर दे, तो फिर मुझे फायदा क्या हो? समझ रहे हो? तो ऐसी मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो लॉस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए मेरे को। मतलब होगा क्या, एक बार लाइट इसमें एंटर कर गई ना ऐसे, अब मान लो यहाँ लाइट इसमें एंटर कर गई, तो ये लाइट बताओ कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करिए बताओ। ये अंदर डेंसर है, बाहर एरर मीडियम है, कोर डेंसर है, क्लैडिंग एरर हो गया, तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू एरर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन हो गई, यहाँ बनेगा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या आएगा, बढ़ाएगा, तो ये इसी के अंदर TIR हो जाएगी, फिर हो जाएगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी। भाई बात समझ में क्या? अब जो हमारे घर में वाईफाई की वायर आती है उसमें क्या एक ऑप्टिकल फाइबर होता है या बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर का एक बंडल बना के वायर लगा रखी होती है? अरे तो बहुत पतली है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी 10,000 वायर्स को ऐसे लाइन बाय लाइन रख के ना एक वायर बना देंगे, जिसको बोलते हैं लाइट पाइप। मतलब ये है लाइट पाइप, ठीक है। और इसके अंदर कितने ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो साइड बाय साइड रखे होते हैं? 10,000, 12,000। भी आपको कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल चलाना है उसके हिसाब से रख देते हैं अपन। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं?
में आ रहा है क्या? यस सर। दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपको ये शो कर रहा है कि इसके अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइट जा रही है, जो लाइट इसके अंदर एंटर कर गई एक बार, अब ये लाइट बताओ कहां से कहां जाने की कोशिश कर रही है? इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू ररर मीडियम। पहली कंडीशन ओबेड। सेकंड कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा? क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाएगा। तो इसमें जितनी इंसिडेंट रे की एनर्जी होगी उतनी रिफ्लेक्टेड रे की एनर्जी होगी। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे 0 होगा, या अगर होगा तो बहुत कम होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। तो ऑलमोस्ट 100% स्ट्रेंथ का जो सिग्नल है वो आपको आउटपुट में मिलेगा। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ का लॉस नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। इसीलिए अब वाईफाई में मान लो अगर इसको ना लगाओगे, कोई सिंपल वायर लगाओगे, तो वाईफाई की स्पीड ही नहीं आनी। बात समझ आ गई ना? क्योंकि इसमें तो फिर लॉस ही कर देगा वो सारा। दैट्स द मीनिंग। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर। तो ये हो गई चौथी एप्लीकेशन किसकी? DIR की। अब ऑप्टिकल फाइबर की भी आगे फर्दर एप्लीकेशन कुछ नहीं है, 4-5 ये हैं, अभी लिखवा दूंगा आपको, सिंपल सी बात है। क्या हो गया? एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर खुद एप्लीकेशन है किसकी? TIR की। और अब ऑप्टिकल फाइबर को कहां कहां अप्लाई करते हैं? जैसे क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मान लो एक मॉल है, उसमें ऑफिस ही ऑफिस है सारे। ये मान लो एक ही कंपनी के सारे ऑफिस हैं उसमें एक ही कंपनी के बहुत सारे वो चल रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर चल रहे हैं। मान लो 500 लैपटॉप चल रहे हैं, 500 कंप्यूटर चल रहे हैं। तो उनको सारों को आपस में कनेक्ट करना है। भी एक का डाटा फर्स्ट फ्लोर पे कोई बंदा बैठा है, उसको 6th फ्लोर पे कोई बंदा बैठा है, उसको डाटा भेजना है, या वहाँ के लोग भी उसका डाटा देख पाए। तो वो मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको पूरा एक नेटवर्क बिछाना पड़ेगा ना तारों का। तो वो जो नेटवर्क बिछाया जाएगा वो कौन सी वायर का बिछाया जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर का, ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ का जो है वो लॉस ना हो, है ना? तो इसका यूज होता है इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2, इसका यूज होता है टेली कम्युनिकेशन में। इसका यूज होता है। ये वाईफाई की तारें हैं, ये क्या है? ये टेली कम्युनिकेशन प्रोसेस है, और क्या है ना? तो आप क्या बोलोगे? इन टेली कम्युनिकेशन। ठीक है। तीसरा इसका यूज होता है मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में इसका यूज कैसे होता है? एंजियोग्राफी का नाम सुना? क्या होती है एंजियोग्राफी? जो स्कैन होता है किसी के हार्ट में मान लो नस ब्लॉक है, हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं उसको, तो पता कैसे लगाते हैं कि इसको इसकी नस ब्लॉक है? कैसे पता लगाते हैं? यहाँ पे नस होती है, यहाँ से कट लगाते हैं और उस नस के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं। उस ऑप्टिकल फाइबर के आगे थोड़ा सा कैमरा लगा होता है। वो नस के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, और कैमरा वहां पे पिक्चर लेके मूवी बना के बाहर भेजेगा। बाहर स्क्रीन पे सबको दिखाई दे जाएगा कि कौन सी नस कितनी ब्लॉक है। ये होती है एंजियोग्राफी। अब जिसकी नस ज्यादा ब्लॉक है तो उसको बोलते हैं कि स्टंट डालना पड़ेगा। अब स्टंट डालने को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। बात समझ आ गई? एंजियोग्राफी की तो सिर्फ ये है कि चेक करना है कितनी ब्लॉकेज है। अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो स्टंट डालना है, तो उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। और वो भी कहां से डालेंगे? उसी ऑप्टिकल फाइबर वाली पाइप में से एक और पाइप पतली सी डालेंगे, उसमें स्टंट लगा देंगे आगे, और वो जाएगा, और जहां जहां पे ब्लॉकेज है वहां पे वो फिट कर देंगे उसको, फिर दोनों को बाहर निकाल देंगे। ठीक है? तो क्या बोलोगे? इन एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी में इसका यूज होता है। ठीक है भाई? और सेम ऐसे ही मान लो किसी को स्टोन है,
तो तुमने वो सुना होगा ना, बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन। वो कैसे कर देता भी डॉक्टर, बिना चीरा फाड़ा भी नहीं करेगा वो। चीरा फाड़ा का मतलब बिल्कुल भी कट नहीं मारेगा, वो क्या करेगा, आपके मुंह से भेजेगा ऑप्टिकल फाइबर को। आपको पहले बेहोश करेगा, उसके बाद आपके मुंह से डालेगा और उस हिस्से तक पहुंचाएगा जहाँ पे स्टोन है। फिर आगे कैमरा लगा होगा और उसके अंदर फिर वो बाहर से स्क्रीन में देखेगा अभी कहाँ पे है स्टोन। फिर वो बाहर से ही, मतलब उसके आगे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो बाहर से ही क्या कर देंगे, वो स्टोन को कटा के बाहर निकाल देंगे, है ना। तो ये सारी टेक्निक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं जो डेली यूज में होती हैं। मतलब लोग, डॉक्टर लोग डेली कर रहे हैं चीजें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आगे बेटा बस हमने, तो ये क्या है इसके यूजेस, बस खत्म। PIR का टॉपिक खत्म हो गया। टाइम क्या हुआ? हो गया टाइम। 56 सर विश्वास कर सकते हैं आप। 56 कहाँ है? ओपन ही नहीं हुआ। ये देखो। हाँ ठीक है, चलो बाकी करेंगे संडे को। मंडे अगर संडे को मैंने क्लास लगानी हुई तो मैं टाइमिंग कल इन्फॉर्म कर दूंगा। संडे की छुट्टी मैं अनाउंस नहीं कर रहा, कल की मैं अनाउंस कर रहा हूँ। संडे को क्लास लगानी हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो बच्चे नहीं आएंगे वो वॉच वीडियो। ऑलमोस्ट छुट्टी है ना भी, आ जाओ बेटा। हमारा पेपर है संडे को और क्लास है हो चाहे ना हो, पेपर को पक्का दूंगा मैं। टाइमिंग आप बता बता देना। दूंगा, जब मैसेज करूंगा आप पढ़ लेना। और 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स। 70 का। हाँ 70 का।